मैं अनुरोध करता हूं डॉक्टर तावड़े साहब को। जय ओबीसी, जय ओबीसी, जय ओबीसी। इस द्वितीय राष्ट्रीय महाधिवेशन के समारोपीय कार्यक्रम के अंतिम क्षण के समय में सबसे पहले जो हमारे ओबीसी समाज के पूर्वज है, जिन्हें हम हमारा श्रद्धा स्थान मानते हैं, उन सभी लोगों को मैं विनम्र अभिवादन करता हूं। सभी लोगों ने नाम लिए, मैं नाम लेने नहीं जाऊंगा, समय बहुत हो चुका है और इसलिए बार बार नाम लेने के बजाय हमने वो परमानेंट फोटोग्राफ बना लिए है। आज हमने बहुत सारे लोगों को वो वितरित भी की है मान सम्मान के रूप में। तो मैं चाहता हूँ कि वो सब लोग अब अपने घर में ये फोटोग्राफ लगाएंगे, क्योंकि जब तक हमारे सामने कोई आदर्श नहीं होता हम कुछ काम नहीं कर सकते। तो ये सारे लोगों का आदर्श आंखों के सामने रखकर राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ काम कर रहा है। इस दिन भरीय अधिवेशन में आज के उद्घाटक, हमारे सबके मार्गदर्शक, आदरणीय माजी न्यायमूर्ति और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के माजी अध्यक्ष सम्माननीय ऐश्वर्या जी, सुबह के प्रोग्राम में यहाँ पर जिन्होंने हमें मार्गदर्शन किए, वो माननीय शरद जी यादव, स्वागताध्यक्ष माननीय नामदार हंसराज जी अहिर, माननीय खासदार नानाभाऊ पटोले जी, सेवक वाघाय साहब यहाँ पर आए थे, वी हनुमंतराव यहाँ पर आए थे, राजकुमार सैनी जी थे, हुकुमदेव नारायणदेव यादव जी यहाँ पर थे, हमारे महाराष्ट्र के मंत्री महादेव जी जानकर यहाँ पर थे, हमारे आमदार परिणय फुके जी यहाँ पर थे, बाकी अन्य अतिथिगण, हमारे दूसरे मार्गदर्शक माजी कुलगुरु पतंजलि साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं। अभी के सत्र में मंच पर विराजमान हमारे साथी माननीय प्रदीप जी ढोबळे, हमारे नागपुर के महानगर पालिका के विरोधी पक्ष नेता माननीय तानाजी वनवे, हमारे राजकीय समन्वयक खासदार खुशालराव जी बोपचे साहब, निमंत्रक सचिन जी राजूरकर, समन्वयक प्राचार्य डॉक्टर अशोक जी जीवतोड़े, हमारे तेलंगाना के साथी विठोबा जी, मेरे सहयोगी सभी मित्र यहाँ पर, यानी हमारे जो राष्ट्रीय ओबीसी नागपुर के पदाधिकारी है, हमारी महिला आघाड़ी की अध्यक्षा सुषमा भड़ मैडम, बाराते मैडम, संजय जी पन्ना से विराजमान सभी, वानखड़ जी है, नाना लोखंडे, उधर हमारे सलीम भाई पटेल है और मेरे बाकी साथी सामने बैठे हुए, दिल्ली की हमारी पूरी टीम, हंसराज जी है, उनके सारे सहयोगी, मैं सबके नाम नहीं लूँगा, विभिन्न राज्यों से आए हुए हमारे सभी साथी, महाराष्ट्र से आए हुए सभी हमारे साथी, भाइयों बहनों, पत्रकार लोग और ओबीसी समाज पर प्रेम करने वाले, उसके चाहते सभी हितचिंतक भाई और बहनों, सुबह से हम सब लोग सारे लोगों के संभाषण सुन रहे हैं। व्यथाएं हम सारे लोगों को मालूम है, सब लोग एक ही बात कहते हैं कि ओबीसी समाज इकट्ठा नहीं आता, इसलिए ओबीसी समाज तक आज पर ये अन्याय हो रहा है। ये सारी बातें हम लोग जब से ओबीसी समाज के लिए काम करने लगे तब से सुन रहे थे। हर आदमी अपने गांव में, जिले में, अपने राज्य में ओबीसी समाज के लिए 1950 से लेकर आज तक झगड़ रहा है, ऐसा मैं समझूंगा। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर ओबीसी के नाम पर
राष्ट्रीय स्तर पर ओबीसी के नाम पर हमने हमारे लोगों को इकट्ठा लाने की कभी कोशिश नहीं की, ऐसा मुझे लगता है। हमारी समस्या हम लोग अपने राज्य में रखते गए, यहाँ पर सिर्फ निवेदन के माध्यम से दिए होगी, हमने नहीं दिए ऐसे नहीं है। लेकिन सुबह से हम लोग सुन रहे थे कि जब तक हम लोग मुंडा नहीं दिखाएंगे सरकार झुकती नहीं। तो इस अधिवेशन के माध्यम से हमें प्रयास करने जा रहे कि भारत के सभी राज्यों के ओबीसी समाज के लिए कार्यरत संगठन इकट्ठा आए, विचार विमर्श करें और विचार विमर्श करके उसमें से एक मार्ग निकाले। जैसा कि जब भी किसी ने कहा था कि जब तक हम यहाँ पर 10 लाख लोगों का मोर्चा नहीं निकालते, हमारे पतंजलि साहब ने बोला। पतंजलि साहब बहुत बड़ी बात नहीं है, हमारे अक्की सागर जी यहाँ बैठे थे, कहाँ गए हैं? बैठे हुए हैं। ये ढोबड़े साहब यहाँ पे बैठे हैं। ये दोनों ने अगर मन में लाया और मैं उनके साथ रहा तो 10 लाख एक दिन में जमा कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ हमारे सबके मन में इच्छा शक्ति होना चाहिए कि हमें हमारे अधिकारों के लिए लड़ना है, हमें हमारे अधिकारों के लिए घर के बाहर निकलना है। हमें हमारे अधिकार ही मालूम नहीं तो हम क्या घर के बाहर निकलें? हमारे प्रदीप जी भी पिछले 25-30 सालों से संघर्ष कर रहे हैं। देखा जाए तो वैसे उन्हें कोई गरज नहीं, इंडियन एयरलाइंस सेल के कंपनी में नौकरी करते जहां हमसे डबल पगार है। पतंजलि साहब, आप वाइस चांसलर करके रिटायर्ड हो गए, मैं प्रिंसिपल हूं, अपने से डबल पगार उनकी है। लेकिन एक समाज के प्रति तड़पण हमारे सामने ज्वलंत उदाहरण है। पतंजलि साहब वाइस चांसलर 2 बार रह चुके हैं। हमारे सामने ज्वलंत उदाहरण है ऐश्वर्या साहब, चीफ जस्टिस रह चुके हैं। क्या गरज है उन्हें काज करने? लेकिन नहीं, मैं जिस समाज से आया हूं उस समाज के प्रति मेरा कुछ ऋण है और मुझे समाज को कुछ वापस देना है। इस एक ही इच्छा शक्ति के साथ यहाँ पर पतंजलि साहब सुबह से देख रहे हैं, ऐश्वर्या साहब देख रहे हैं, हमारे बोपचे साहब 1 बार खासदार रहे, 3 बार आमदार रहे। क्या गरज है? नाना भाऊ पटोले यहाँ बैठे हुए, एक में आमदार एक में खासदार की, जो ओबीसी की बात विधानसभा में रखता है और लोकसभा में भी रखता है। आप लोगों ने सुना होगा, बीच में पेपर में छाप के आया था कि हमारे नाना भाऊ ने सिर्फ ये बोल दिया कि आज हमारे महाराष्ट्र में मंत्रालय में, केंद्र में ओबीसी का मंत्रालय क्यों नहीं है? तो प्रधानमंत्री जी ने कुछ क्या गरज ऐसा बोल दिया होगा, तो दूसरे दिन सारे वर्तमान पत्र वाले उलट छापते हैं कि नाना भाऊ को मोदी जी ने डांट दिया। अरे नाना भाऊ को मोदी जी को डांटने की हिम्मत है क्या? लेकिन हमारी व्यथा, हमारा दुख ये है कि नाना भाऊ सरीके, हमारे बोपचे साहब सरीके, हमारे वडेट्टीवार साहब निकल गए यहाँ से, हमारा परिणय फुके निकल गया यहाँ से, सेवक भाऊ आ गए थे, अभी भी हनुमंतराव साहब यहाँ पर थे, हुकुमदेव नारायण जी यादव यहाँ पर थे, हमारे स्वागताध्यक्ष अहिर साहब यहाँ पर थे। ये जो ओबीसी के प्रति एक आस्था रखने वाले लोक प्रतिनिधि है, ऐसे कितने लोक प्रतिनिधि बताइए आप देश में और राज्य में हैं? हमें हमारे बीच में से ऐसे लोक प्रतिनिधि पतंजलि साहब अभी बनाना पड़ेगा। और इसलिए मैं कहता था, जब हमारे यहाँ वो कारपोरेशन और इसके विधानसभा के चुनाव चलने वाले थे, तो मैं भाषण में ये बोलता था हमारे ओबीसी लोगों को, भैया आपके यहाँ जितने भी पार्टी के लोग वोट मांगने आएंगे, चुनाव रहे तो सब पार्टी के लोग अपने हाथ जोड़ने आते। जो सही सच्चा ओबीसी है वो लोक प्रतिनिधि को चुन के आने के बाद पहले बोलेगा, भैया मेरे ओबीसी का क्या, मेरे ओबीसी का क्या, मेरे ओबीसी का क्या। पहले उनको पागल करो तुम, ओबीसी ओबीसी कह के। क्यों? उनको मालूम नहीं रहता कि मैं ओबीसी हूं, खड़ा तो ओबीसी है।
तो जब तक के हम सारे ओबीसी लोग इकट्ठा नहीं होंगे, हम हमारी समस्याएं हर कोई भी पार्टी का विधायक हो या लोकसभा मेंबर हो, राज्यसभा मेंबर, उनके सामने नहीं रखेंगे, तब तक के अपने सवाल कोई आदमी ना विधानसभा में रखेगा ना लोकसभा में रखेगा। तो भाइयों, इसलिए हमारे को खुद की आइडेंटिटी क्रिएट करना बहुत जरूरी है। खुद की आइडेंटिटी क्या है? हमारी खुद की आइडेंटिटी आज हम लोग इतने जातियों में बटे हुए हैं कि केंद्र में 3743 जातियां, हर एक स्टेट में, हमारे महाराष्ट्र में आएगी तो 386 जातियां, कितनी जातियां, और हर एक को अपने जात पर गर्व है। बिल्कुल होना चाहिए, मैं आपके मत से सहमत हूं, क्योंकि जात ऐसी चीज है कि जिस जात में हमने जन्म लिया वो हमारे मरने तक हमसे जाती नहीं। लेकिन भाई जात 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 करके हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कौन से मिल रहे हैं? जिस संविधानों की लड़ाई हम लोग लड़ने जा रहे हैं, संविधान अधिकारों की लड़ाई हम लोग लड़ने जा रहे हैं, जो सरकार से हम मांग रहे हैं, वो हमको मिलेगा क्या? कि हमारे हंसराज जी गए, साहब हमारे जांगीर समाज को ये दो, मैं जाऊंगा हमारे कुर्मी समाज को ये दो, दूसरे कोई जाएंगे हमारे तेली समाज को ये दो, चौथा कोई जाएंगे हमारे माड़े समाज को ये दो, इसको ये दो, पाटीदार समाज, ऐसे से नहीं होगा। तो हमें संवैधानिक अधिकार कौन से वर्ड से मिलने वाले हैं? 340वें कलम में हमें क्या माना है? दैट इज ओनली ओबीसी। और ये जब तक हम हमारे मन के भीतर ओबीसी वर्ड नहीं जगाएंगे, तब तक हमको संवैधानिक अधिकार नहीं मिल सकता। और इसलिए मैं हमेशा लोगों को एक बात कहता हूं कि हमें यह बात की मार्केटिंग करना पड़ेगा, लोगों के दिल दिल में डालना पड़ेगा कि अगर हमें कोई हमारी जात पूछता है, हमें कोई हमारी कास्ट पूछता है, तो हम पहले बताएंगे मैं ओबीसी कुर्मी हूं, मैं ओबीसी माली हूं, मैं ओबीसी तेली हूं, मैं ओबीसी धनगर हूं, मैं ओबीसी क्या बोले लोहार हूं, सुतार हूं, सोनार हूं, क्या जितना भी है उसके पहले ओबीसी वर्ड लिखाना चाहिए। हमारे समाज की आज भी अवस्था ऐसी है कि जब तक हमारे घर का बच्चा 10वां वर्ग पास नहीं होता, 10वीं क्लास पास नहीं होता, तब तक हम लोग ओबीसी मालूम ही नहीं हुआ ऐश्वर्या साहब लोगों को। जब पहला बच्चा 10वीं क्लास पास होता और 11वीं में दाखला लेने जाना पड़ता, तब कोई सीखी भी टीचर के पास जाता, भैया ये ओबीसी में लेना है तो ओबीसी क्या होता है, ओबीसी का दाखला कैसा बनता है। फिर बाद में बात आती है नॉन क्रिमिनल, पहले तो ओबीसी का दाखले की बात है। तो हमें गाँव में जाके, गांव के लोगों में जाके, हमारे एम्प्लॉय के बीच में जाके ये ओबीसी नाम का प्रचार करना। हमारे जो सर्विस में लोग हैं, ढोबड़े साहब यहाँ बैठे हुए, साहब बेनिफिट घेता ना ढोबड़े साहब ओबीसी के होना, लेकिन जब ओबीसी का कोई आंदोलन चलना है तो कितने लोग अपने साथ रहते? वही प्रश्न ढोबड़े साहब ने पूछा क्या कि ये सब होने के, इसलिए हमारे लोगों में जागरूकता निर्माण करने का भी हमारा कर्तव्य। इसलिए हमने जो है ओबीसी का नारा लगाया है। हमारे सुबह से शरद जी यादव कह रहे थे, हुकुमचंद नारायण जी देव कह रहे थे कि जब तक आप हमारे शेड्यूल कास्ट लोगों के साथ नहीं जाएंगे, ये समाज इकट्ठा नहीं हो सकता। हमें उनके साथ जाना है, हमें कोई शर्म नहीं है। वो हमारे भाई है कि उसके 340, 341, 342 ये तो भारतीय संविधान की मूल ये है, हम तीनों भाई भाई हैं। लेकिन हमारी संख्या 1931 के हिसाब से 52%, उनकी 15% और आदिवासियों की 7.5%। ये हमारा 15% समुदाय, हमारा छोटा भाई जिनको हम कहेंगे शेड्यूल कास्ट। भाई साहब वो किसान मजदूर हो, किसान हो, बहु क्लास का चपरासी हो, कॉलेज का, ऑफिस का, प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो या और कोई हो, सारे जब इकट्ठा मिल जाते तो क्या बोलते हैं? पूरे दुनिया के
जय भीम, सारे दुनिया में कोई भी कॉर्नर में जाओ आप, इसलिए उनकी आइडेंटिटी क्रिएट हो गई, उनकी आइडेंटिटी क्रिएट हुई। दे आर वन इन थ्रू आउट दी कंट्री, दीज आर द शेड्यूल कास्ट। हम कहते हैं कि हम 52% है, 60% है, 65% है। हम सारे, कोई गुड मॉर्निंग बोलता, कोई नमस्कार बोलता, कोई कुछ बोलता, कोई कुछ बोलता, कोई कुछ, देयर इज नो सिमिलैरिटी थ्रू आउट दी कंट्री। तो ये सिमिलैरिटी हम लोग जब तक नहीं लाएंगे, हम एक है ये कैसा प्रूव होगा? और ये सिमिलैरिटी अगर हमें क्रिएट करना है तो हमें कहीं तो भी ये गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, क्या क्या बोलते हैं हम लोग, जय हनुमानन, वो जो भी है, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, न क्या 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 क्या, ये सब बंद करना पड़ेगा। और अगर हम ओबीसी है तो सुबह से स्टार्ट करना पड़ेगा, जय ओबीसी, जय ओबीसी, जय ओबीसी, जय ओबीसी, जय ओबीसी। 2, 4, 8 दिन हमें बुरा लगेगा, नो डाउट। भाई 8वें दिन आपकी आइडेंटिटी क्रिएट हो जाएगी, ये ओबीसी है, ये ओबीसी है। जो नहीं बोलने वाला वो भी बोलना स्टार्ट करता है जय ओबीसी, क्योंकि वो ओबीसी है। ढोबळे साहेब, सुरुवातीला आम्हाला त्रास झाला, आम्ही जेव्हा वेन वी स्टार्ट दिस स्लोगन, तो 2, 4, 8 दिन जोशी जी, पीपल थोड़ा, अरे ये क्या लगा नया, क्या लगा नया, क्या लगा, मतलब आर यू ओबीसी? या बोल फिर जय ओबीसी। अगर ओबीसी है तो हर ओबीसी ने जय ओबीसी बोलना चाहिए। फिर उसके आगे आप क्या बोलना है बोलो, यू आर फ्री। जय ओबीसी के आगे आप कुछ भी बोलो ना, लेकिन पहले जय ओबीसी। ये क्योंकि आपको पूरे देश में ओबीसी की आइडेंटिटी क्रिएट करना पड़ेगा, और जब तक ये ओबीसी की आइडेंटिटी क्रिएट नहीं होगी, हम लोग कितने भी भाषण देंगे, देते रहेंगे, पीढ़ियां और पीढ़ियां चलते रहेंगे, लेकिन हम इकट्ठा नहीं हो पाए। तो मेरी आपसे दरखास्त है, मेरी आपसे विनंती है कि कल से जब तक हम खुद बोलना नहीं स्टार्ट करेंगे, दूसरे नहीं बोलेंगे। तो इस सभागृह में बैठे हुए सब मेरे भाइयों बहनों से मेरी विनंती है कि कल से आप सुबह जितने लोगों को विश करते उनको जय ओबीसी बोलो, दोपहर को आप जितने लोगों को विश करते उनको जय ओबीसी बोलो, रात को आप जितने लोगों को गुड इवनिंग, गुड नाइट बोलते उनको जय ओबीसी बोलो। आप देखिए 15 दिन में ये है, उसका कैसा हो जाता है। अभी हमारे भाई से एक सूचना मुझे आई कि इंस्टेड ऑफ जय ओबीसी इट इज बेटर टू से जय फुले। सर, नो डाउट वी आर द फॉलोअर्स ऑफ फुले, बट व्हाट इज द रियलिटी ऑफ ओबीसी? फुले जी बोल दिए तो ये मालियों का है, संता जी बोल दिए तो तेलियों का है, पंजाबराव देशमुख बोल दिए तो कुंभियों का है, क्या वो नामदेव महाराज बोले तो सिंपियों का है। अरे फिर से बढ़ते रहेंगे, हमें ऐसा तो बांट के रखा हुआ है ना। ये बंटवारा हमें, फुले जी हमारे आदर्श है, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर हमारे आदर्श है, पंजाबराव देशमुख हमारे आदर्श है, नामदेव महाराज हमारे आदर्श है। ये सारे फोटो हमने इसलिए लगवाए। देयर इज नो सिंपल वन फोटो फ्रॉम गौतम बुद्ध टू लास्ट वन। लेकिन पहले वो लोगों को हम ओबीसी है क्योंकि जब ओबीसी की आइडेंटिटी क्रिएट होंगी, आज भी हम अगर रूरल एरिया में गए तो हमारे 30 to 40% लोगों को मालूम नहीं कि दे आर ओबीसी। भैया हम शहर वाले लोग बोलना चालू करेंगे तो हमारे गांव वाले बोलेंगे, तब ये सारे ओबीसी जागरूक होंगे। और इसलिए ये सारे महानुभाव लोग जिनके फोटोग्राफ हमने लगाए, इनको रिस्पेक्ट करते हुए हम उन्हीं के फॉलोअर हैं। हमेशा हम लोग नारा देते हैं कि शाहू फुले आंबेडकर का देश और ये और वो, लेकिन नहीं हो पाए ना इकट्ठा। लेकिन मुझे एक आत्मविश्वास है कि अगर ये ओबीसी का नारा आपने घरों घरों में पहुंचाया और कल पर तो आपने जय ओबीसी बोलना स्टार्ट किया,
तो ये ओबीसी समाज इकट्ठा होने के लिए समय नहीं लगने वाला, बिल्कुल नहीं लगने वाला। एक आइडेंटिटी क्रिएट होगी। आज हम क्या होते हैं, मैं दिखा तो ये कुंभी जा रहा है, हमारा अरुण भाऊ पवार दिखा तो माली जा रहा है, हमारे ईश्वर भाऊ बाड़बुदे बैठे थे कहाँ गए, ये दिखा है तो तेली जा रहा है, वो बैठे हुए, ये दिखे तो ये तेली समाज है। हर एक को समाज में बांट के रखा हुआ है। ये समाज में जो बांट के रखा, ये हमें बंद करना है। तो ये कब होगा? जब सारे 3743 जाति के लोग एक में को जय ओबीसी जय ओबीसी जय ओबीसी बोलेंगे, तो देयर विल बी नो डिफरेंशिएट इन कास्ट इंक्लूडेड इन ओबीसी। इसलिए मैं दरखास्त, हम यही कहते हुए, जैसा बोप्ते साहब ने जब भी कहा, हम लोगों ने पिछले साल में थोड़ा सा प्रयास करने की कोशिश की। ये जय ओबीसी के वजह से हमको यश मिला। पहला अधिवेशन हमने लिए, मंत्री लोगों के सामने 6 और 7 हजार लोग, डॉक्टर साहब तुम ही होते थे वहां, जय ओबीसी से सब पूरा हॉल गूंज रहा और गूंज गया। तब 4.5 साल से पड़ी पेंडिंग डिमांड 4.5 लाख से 6 लाख करने का 15 दिन में जीआर गवर्नमेंट को निकालना पड़ा। कितने ओबीसी इकट्ठा हो गए? नहीं, अभी तो इनका जीआर निकलना पड़ेगा। 8 दिसंबर को हमने 1-1.5 लाख से ज्यादा लोगों का मोर्चा निकाला। कभी होगा ऐसा हमारे दिन में मन में भी नहीं आया था। ओबीसी मंत्रालय महाराष्ट्र गवर्नमेंट को देना पड़ा। तो अगर हम महाराष्ट्र में एक छोटे से पीरियड में 1-1.5 लाख लोग इकट्ठा कर सकते, तो इस सभागृह में देश के सारे कोने से लोग बैठे हुए हैं। पतंजलि साहब, 10 लाख लोग जमा करना कोई बड़ी बात नहीं। इच्छा शक्ति होना, और जिस दिन 10 लाख लोग आप और हम मिला के दिल्ली में जमा करेंगे ना, सरकार कोई भी हो, हमारी जितनी मांगे उतनी पूरी हुए बगैर रहेंगी नहीं। इसलिए हमें इसके आगे ये कोशिश करना है कि हम दिल्ली में 10 लाख लोग कैसे जमाएं, और बिल्कुल जमा करेंगे, बहुत कम पीरियड में जमा करेंगे। तो यही मंशा के साथ आज सुबह से सारे लोगों ने जो बोला है, मैं उसके ऊपर बार बार फिर से वही बातें नहीं दोहराऊंगा, क्योंकि सारी बातें हो चुकी। लेकिन आप सभी लोगों को मालूम है कि हम किस बात की और किस समस्याओं पे चर्चा करने के लिए आज यहाँ पर सब लोग इकट्ठा हुए थे। ये कार्ड आप सभी लोगों को मिल गया था, जिसमें हमारी मांगे लिखी हुई है। तो ये जो हमारी मांगे हैं, ये अगर हमें सरकार के सामने रखनी है, तो हमें ये रिजोल्यूशन के फॉर्म में आज यहां पर पास करना पड़ेगा। रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, और ये सारे रिजोल्यूशन हमें सरकार को सबमिट करना पड़ेगा। तो मैं ये जो हमारी मांगे है, वो प्रपोजल के फॉर्म में आपके सामने पेश करता हूं। आप मुझे अगर सम्मति देकर उसे पास करेंगे, ऐसा अनुग्रह आपसे करता हूं कि पहली डिमांड जो सुबह से बार बार सभी वक्ताओं ने अपने भाषण में कही कि 2011 में इस देश में ओबीसी की जनगणना हुई है। जनगणना हुई ऐसा नहीं है, ऐश्वर्या साहब, मेरा सच है, लेकिन उसके फिगर डिक्लेयर नहीं हो रहे। तो सरकार से हमारा कहना है कि जल्द से जल्द, 3 साल हो गए, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में पूरा टैबुलेशन हो चुका होगा ना। इतना समय नहीं लगता टैबुलेशन करने के लिए, क्योंकि हम पतंजलि साहब और हम लोग पीएचडी के गाइड है, तो हमको मालूम रहता है टैबुलेशन को कितना समय लगता है। तो यही सरकार से हमारी दरख्वास्त है कि ओबीसी समाज की जनगणना अतिशीघ्र घोषित की जाए। और सुबह से हम लोग सुन रहे कि आज ओबीसी समाज 60 और 65% है। भाई, हमारा सवाल ऐसा है कि जो देश में रेवेन्यू जमा होता है, जब भी
गुप्ता साहब भी कह रहे कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी भागीदारी। अगर जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी भागीदारी, तो हम अगर 65% है तो ये 65% निधि हमारे ओबीसी समाज के वेलफेयर के लिए खर्च होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर आप कहते हैं कि होना चाहिए, तो आज हो रहा क्या? नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है? कि वी आर इंक्लूड इन सामाजिक न्याय विभाग, वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ सामाजिक न्याय विभाग। और सामाजिक न्याय में जो निधि है, वहाँ बैठे हुए मंत्री रहो, सेक्रेटरी रहो, और कोई रहो, डायरेक्टर रहो, कमिश्नर रहो, जब उनके पास जाते हम तो वो सीधे खुलेआम छाती खोलकर क्या बोलते? हमारा ओबीसी से कोई संबंध नहीं है। हमारा डिपार्टमेंट किसके लिए है? शेड्यूल कास्ट। तो जितना भी निधि है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर 15% कास्ट पे खर्च होता है। ओबीसी का शेयर ओबीसी को मिलता नहीं है। और ये तब तक नहीं मिलेगा जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट में सेपरेट ओबीसी मंत्रालय नहीं हो। और इसलिए डिमांड लेकर हम चल रहे हैं कि सेपरेट ओबीसी मंत्रालय होना चाहिए। अभी आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है, अभी अपने महाराष्ट्र में हो गया है, बिहार में है, तो केंद्र में क्यों नहीं? तो ये दो डिमांड मेन हमारी है कि ओबीसी समाज की जनगणना अतिशीघ्र घोषित कर राज्य और केंद्र में स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालय की स्थापना की जाए। आपको मंजूर है? अच्छा, एक साथ पढ़ देते। ओके। मंडल आयोग, सुबह से शरद जी यादव और सभी लोग मंडल आयोग में क्या क्या सिफारिशें थी आप सभी लोगों को उन्होंने बताई। नच्चीपन कमेटी और स्वामीनाथन आयोग की सभी सिफारिशें तुरंत लागू करें। नंबर 3, ओबीसी किसान मजदूर को 60 वर्ष के बाद पेंशन योजना लागू की जाए। भाई हमारा किसान भाई या किसान मजदूर 60 साल तक मेहनत करके लोगों के लिए खाद्य उपजाता है, लेकिन 60 साल के बाद उनकी क्या हालत होती है आज अगर हम गाँव में गए तो हमें पता चलता है। तो इसलिए ये डिमांड हमने रखी है कि उनको 60 साल के बाद पेंशन योजना लागू की जाए। ओबीसी को क्रीमिलेयर की लगाई गई असंवैधानिक शर्तें अवलंब रद्द की जाए। जब भी बाकी लोगों ने भी इस पे अपने विचार रखे। अभी अभी हमारे प्रधानमंत्री जी का एक हाउस में ये आंसर दिया, हाउस में, ऐसा नहीं जो पेपर में आया, कि आउट ऑफ 27% ओनली 12% ओबीसी सीट्स आर फिल्ड अप, 15% सीट्स आर वैकेंट। अबे 15% जगह जो खाली है, इसका मेन रीजन ऐसा है ये नॉन क्रीमिलेयर कंडीशन, क्योंकि जिनके बच्चे पढ़े लिखे हैं, एलिजिबल है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ फॉर दैट पोस्ट, उनका इनकम 6 लाख से ज्यादा है। उसके माँ बाप का इनकम 6 लाख से ज्यादा होने के कारण ही इज नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दैट पोस्ट। और जिनका इनकम 6 लाख से कम है उनके बच्चे पढ़े लिखे नहीं ना, उनके बच्चे पढ़े लिखे नहीं है। तो ये रीजन होने से 15% जगह खाली पड़ी हुई है। जब तक कि ये नॉन क्रीमिलेयर का कंडीशन रिमूव नहीं होगा तब तक कि ये 27% जगह भरने वाली नहीं है। और इसलिए हमारा ये डिमांड है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड जल्द से जल्द रद्द की जाए। ओबीसीओ के लिए अभी दोपहर के भाषण में भी चर्चा हुई कि विधानसभा और लोकसभा में सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंसीज हमारे लोगों के लिए होनी चाहिए, जो मंडल आयोग में बताई थी, उसके पहले काका कालेलकर आयोग में बताई थी, अभी नच्चीपन आयोग और इसमें भी है, वो भी हमें मिलना चाहिए न्याय। देन तहसील न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक सभी न्यायिक स्तर पर ओबीसी को आरक्षण लागू करना चाहिए। बड़े दर्द की बात है
कि 25 साल हो गए ओबीसी को आरक्षण लागू करके, 25 साल। 1992 म्हणजे 7 अगस्त 90 को मंडल आयोग की घोषणा हुई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के रुकावट की वजह से 2 साल तक लागू नहीं हो पाया। बाद में 92 से लागू हुआ, ये 2017 चल रहा है, लेकिन आज तक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी के लिए रिजर्वेशन लागू नहीं किया। ये हम लोग सारे एक इकट्ठा नहीं होने का रीजंस है कि जब आपने दिया बाकी लोगों के लिए है। हाउ यू कैन डिफरेंशिएट दी अमंग दी 340, 341 एंड 342? तो ये भी हमें मिलना चाहिए। देन ओबीसी प्रवर्ग को एट्रोसिटी कानून में समाविष्ट की जाए, ये बहुत चिंतन मनन करने के बाद में डिमांड हम रख रहे हैं कि जब कॉन्स्टिट्यूशन हमें कहता है कि आप शूद्र और अति शूद्र हो, हम नहीं कह रहे। ये देखिए झगड़े लगाने की कैसी बात है। अरे पहले तो 40 साल तक ओबीसी समाज को 1952 या 50 से लेके 92 तक रिजर्वेशन नहीं देकर शेड्यूल कास्ट और ओबीसी में झगड़े पैदा करके रख दिए। उनको मिलता तुमको नहीं मिलता, उनको मिलता तुमको नहीं मिलता। और तुम दे रहे नहीं, ये नहीं बता रहे कि हम नहीं दे रहे। ये कभी नहीं बताया गया कि हम नहीं दे रहे, लेकिन उनको मिल रहा तुमको नहीं मिल रहा। अरे तुम नहीं दे रहे ये बताओ ना। और अभी 92 से लागू होने के बाद में अभी जब एट्रोसिटी एक्ट आया तो भैया ये सबसे ज्यादा जो केसेस बन रहे इट इज बिटवीन ओनली शेड्यूल कास्ट एंड ओबीसी, क्यों गांव में वही रहते, गांव में झगड़े, गांव में वो। अरे जबकि कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा ना कि हम बीसी है, हम नहीं करे। आम्ही नाही म्हणत आम्ही बॅकवर्ड आहोत, आमचं संविधान म्हणते, हमारा संविधान कह रहा है कि 340 के तहत आप लोग बैकवर्ड। फिर अगर हम बैकवर्ड है तो एक जब कायदा बनता है तो उसमें सारे बैकवर्ड आना चाहिए ना, 340, 341, 342। फिर से ये लोगों में झगड़े लगाने की सरकार की साजिश है, कोशिश है। ये साजिश और कोशिश अगर हटाना है तो हमारे ओबीसी कैटेगरी का भी एट्रोसिटी एक्ट में इंक्लूजन होना चाहिए। जब हो जाएगा तो ये झगड़े आपो आप खत्म हो जाएंगे। ये नहीं हो रहा इसलिए झगड़े हो रहे। सो दिस इज और वन डिमांड। देन वो हमारे जो ओबीसी भाई है जो बेचारे ट्राइबल्स एरिया में रहते हैं, 50-50 साल 60-60 साल से रह रहे हैं। अभी वो एक कायदा बन गया, उसके हिसाब से शेड्यूल ट्राइब अगर है और वो वहाँ पे रहता है तो उनको जमीन के पट्टे मिल रहे हैं। लेकिन हमारा ओबीसी भाई वहाँ पे रह रहा है पिछले 25, 30, 40 साल से, उसको बोलते कि तुम 3 पीढ़ियों के सर्टिफिकेट लाओ। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, 3 पिढ्या म्हणजे नाना भाऊ मला वाटतं 75-100 वर्ष। आता या 100 वर्षाचे दाखले आणणार कुठं? सर्व मायबाप अशिक्षित होते ना, कोणा लिहूनच नाही ठेवलं आम्ही राहत होतो म्हणून, आणि पटवाऱ्याजवळ रेकॉर्ड नाही। तो ये जो कंडीशन है ये भी रिमूव होनी चाहिए। ओबीसी विद्यार्थियों के लिए सिविल सर्विसेज और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हर डिस्ट्रिक्ट प्लेस पर और स्टेट लेवल पर सेंटर होनी चाहिए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त होना चाहिए। कृषि क्षेत्र के लिए सेपरेट बजट और स्मार्ट टाउन योजना बनाओ ना, गाँव को स्मार्ट बनाओ थोड़ा सा। भी स्मार्ट सिटी तो आ गई, शहरों को स्मार्ट बना रहे, और हमारे ओबीसी भाई जो गांवों में रहते उसको कब स्मार्ट बनाएंगे? उसको भी स्मार्ट बनाना चाहिए। बड़े दुख से कहना पड़ता कि 65-60-65% ओबीसी के लिए एक भी डिस्ट्रिक्ट प्लेस पे, स्टेट प्लेस पे एक्सक्लूसिव ओबीसी हॉस्टल्स नहीं है। आपके इधर है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन हमारे यहाँ तो बिल्कुल नहीं। तो हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तालुका लेवल पे ओबीसी के लिए तहसील पे छात्रावास की व्यवस्था होनी चाहिए। और जैसा कि मैंने जब भी कहा कि ये जो 15% ओबीसी की जगह खाली है, मैंने नहीं कहा, हमारा पीओ में ऑफिस कह रहा, मेरा नहीं है। तो ये जो 15% जगह खाली पड़ी हुई है सालों से,
ये फील्ड अप करने के लिए, ये भरने के लिए एक सेपरेट ड्राइव गवर्नमेंट ने निकालना चाहिए, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों जगह है। दोनों गवर्नमेंट ने स्पेशल ड्राइव निकाल के ये सारी वैकेंट सीटें जल्द से जल्द भरी जाए और इसके लिए एक सेपरेट मैकेनिज्म गवर्नमेंट ने बनाया जाए और फॉलो करे कि ये जगह जल्दी से जल्द भरी जाए। इस तरह की 14 डिमांड हम लोग सरकार के सामने रखने की सोच रहे हैं। अगर आप सभी लोग उसको अनुमति देंगे तो हम ये कल वहाँ रखेंगे। एक डिमांड रखी जाएगी, वो भी छूट गई है कि आज का अभी तो इधर उधर सभी जगह खाजगीकरण, प्राइवेटाइजेशन चल रहा है, लेकिन प्राइवेटाइजेशन में रिजर्वेशन नाम की चीज़ नहीं। एक तरफ गवर्नमेंट की नौकरियां बंद, दूसरे तरफ गवर्नमेंट के जो उद्योग है, जो अच्छे अच्छे फर्म्स है, उसको प्राइवेट कर रहे। प्राइवेटाइजेशन हो गए बराबर अपना रिजर्वेशन बंद, तो ये खाजगी क्षेत्र में भी आरक्षण लागू किया जाए। और पतंजलि साहब एक रख रहे, माननीय तायवाड़े जी ने जो प्रस्ताव रखे हैं मैं उनका अनुमोदन करता हूं और कुछ और चीज़ें जोड़ने के लिए मैं उनसे निवेदन करता हूं। एक तो सभी तरह के सरकारी स्कूलों में, चाहे नवोदय विद्यालय हो, केंद्रीय विद्यालय हो, कोई भी हो, न केवल उनके प्रवेश में बल्कि उनके छात्रावास में भी सीटों का आरक्षण होना चाहिए ताकि हमारे बच्चों को वहाँ रहने का स्थान मिले। ये जोड़ दिया जाए इसमें। दूसरा ये है कि तहसील न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक सभी न्यायिक स्तर पर ओबीसी को आरक्षण लागू किया जाए। मैं सहमत हूँ इस बात से, लेकिन इसको लागू कराने का एक तरीका ये है, एक आप आरक्षण की बात ही मत करो, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज लागू कर दिया जाए जिसका संविधान में प्रावधान है। उसको लागू करेंगे तो आरक्षण स्वतः लागू हो जाएगा। अगर कॉलेजियम के इस जाल को तोड़ना है ना, आज नहीं 10 साल 20 साल बाद, कॉलेजियम एक नेटवर्क है, तो उसका तरीका ये है कि नीचे से लोअर एंड हायर जुडिशियल सर्विसेज में ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के माध्यम से परीक्षा दे के सेलेक्ट होके लोग जाएंगे, तो हमारा बच्चों का 27% आरक्षण ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ये इसमें जोड़ दिया जाए कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को लागू करवाए सरकार। तीसरा जो रिएम्बर्समेंट ऑफ फीस है, ये कहीं मैट्रिक तक है, कहीं +2 तक है। मुझे लगता है कम से कम ग्रेजुएशन तक, चाहे वो बीटेक करता है या वो एमबीबीएस करता है, उतनी क्षमता तो होनी चाहिए कि उसका पूरा रिएम्बर्समेंट होना चाहिए। मुट्ठी भर बच्चे जाते हैं हमारे इन कोर्सेज में और सरकार को कोई कमी नहीं है पैसे की, इनका पूरा रिएम्बर्समेंट फीस का होना चाहिए। ये इसमें आप विचार कर लें, मैं आपके विचार के लिए केवल ये दे रहा हूँ। और अंत में जहाँ आपने 14 नंबर में केंद्र और राज्य सरकारी कार्यालयों में ओबीसी संवर्ग के रिक्त पदों का आपने कहा है बैकलॉग की बात की है ना, इस बैकलॉग को प्रभावी तरीके से फिलअप करने का जो मैकेनिज्म है वो रोस्टर है। तो हमको इसमें ये स्ट्रेस देना पड़ेगा, और मेरी व्यक्तिगत जानकारी है कम से कम उच्च शिक्षा के बारे में कॉलेजों में और यूनिवर्सिटीज़ में रोस्टर के साथ बहुत खिलवाड़ है। ठीक है, कोई मर्जी वाइस चांसलर या कोई प्रिंसिपल उठा के अच्छा ये नहीं, इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, जबकि ओबीसी कमीशन में अभी क्योंकि इफेक्टिव नहीं था, वो संवैधानिक दर्जा नहीं था, लेकिन फिर भी जस्टिस ईश्वरैया ने एक प्रावधान किया था। रोस्टर को लागू सख्ती से किया जाना चाहिए और नियमानुसार किया जाना चाहिए, उसके तहत बैकलॉग की वैकेंसीज को पूरा किया जाए। धन्यवाद। इस पे आप एक्सेप्ट कर लेंगे? ऐसा है कि पतंजलि साहब 2 बार कुलगुरु रहे, वाइस चांसलर रह चुके हैं, मेरे से ज़्यादा अनुभव उन्हें है, तो शिक्षा के क्षेत्र में कौन सी बात कैसी रखनी चाहिए? प्रधानमंत्री जी को दिए गए मेमोरेंडम में एक पॉइंट है और इस मेमोरेंडम में वो पॉइंट नहीं है। मैं उसको आपको याद दिलाने के लिए और इंक्लूड करने के लिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि
केंद्र के स्तर पर वर्गीकरण होना चाहिए। राज्यों में तो 8-9 राज्यों में हो रखा है, लेकिन ओबीसी का वर्गीकरण ये हमारा एक एजेंडा है, सब कैटेगराइजेशन। और ये जस्टिस साहब ने भी 2 बार 3 बार लिख के सरकार को दिया हुआ है। धन्यवाद। तो ये सारे अमेंडमेंट के साथ हमें ठहराव मंजूर करते हैं और मेमोरेंडम सबमिट करते वक्त पतंजलि साहब से हम लोग मार्गदर्शन लेकर उसमें ज़रूर अमेंडमेंट करेंगे, ऐसा मैं उन्हें आश्वस्त करता हूं। और आप सभी लोग सुबह से आए, इस अधिवेशन के आयोजन के लिए आप लोगों ने जो हमें सहकार्य किया, फिर से एक बार आप सभी लोगों के व्यक्तिगत रूप से आभार व्यक्त करते हुए मैं मेरा अध्यक्षीय भाषण खत्म करूँ।